हेलो डियर फ्रेंड्स, समीर आर्या जीएस में आपका वेलकम है। और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण। जिस तरह से इंसानों और जानवरों को पोषण की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी ज़रूरत होती है। हमने देखा कि पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी ऑटोट्रोफिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। और एक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वे परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि किसी अन्य पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे पैरासिटिक प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते तो हैं, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में, जिस मिट्टी में वो उगे रहते हैं, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अतः अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे कीटों को पकड़ते रहते हैं। जैसे बिनस ट्राई क्या कहते हैं, बिनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, जिसे डायोनिया भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, ठीक है। उसके बाद पैरासिटिक प्लांट के बारे में, और जो लाइकेन होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है सहजीवी संबंध, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले हम आज का अपना पहला टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती कहाँ है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो डियर फ्रेंड, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, यह दो प्रकार की होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन, जिससे हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया। और एक होता है डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब देखो, ऐसा नहीं होता है कि पौधों ने इन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जड़ों से पानी लिया और तुरंत क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह दो स्टेज से गुजरती है। पहला स्टेज है लाइट रिएक्शन, जिसे हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा डार्क रिएक्शन, जिसे हम लोग अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रकाशीय अभिक्रिया कब होती है? तो सबसे पहली बात, यह अभिक्रिया दिन में होती है। यह अभिक्रिया दिन में होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन अकर्स इन डे, ठीक है। यह अभिक्रिया दिन में होती है। और यह अभिक्रिया कब होती है? यह अभिक्रिया भी दिन में होती है। यह अभिक्रिया भी, डार्क नाम से मत सोच लेना कि यह अभिक्रिया दिन में नहीं होती है। यह अभिक्रिया भी दिन में होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, मैं अभी बता रहा हूं दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। यह अभिक्रिया भी क्या होती है, दिन में होती है। इस अभिक्रिया के लिए यानी लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए प्रकाश यानी लाइट का होना जरूरी है, ठीक है। लाइट रिएक्शन के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। लाइट रिएक्शन दिन में होता है और इसके लिए प्रकाश का होना जरूरी है। डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी दिन में होता है लेकिन इसके लिए प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती। डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की कोई जरूरत
जरूरत नहीं होती है। ठीक, डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। ये जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, यह होता कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, यह होता है, यह ग्रैनम में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? ग्रैनम में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में होता है। और यह कहाँ होता है? यह स्ट्रोमा में होता है। यह स्ट्रोमा में या हमें ये लिखना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है प्लांट सेल के, पादप कोशिका के, पौधों की कोशिकाओं के ग्रैनम में होता है। जो यह डार्क रिएक्शन है यह प्लांट सेल के स्ट्रोमा में होता है। अब आगे हम लोग दोनों को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, पहले थ्योरी देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसकी थ्योरी देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि दो चरणों में पूरा होती है। एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। आया समझ में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूरा होती है। एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। एक लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। आया समझ में? दूसरा, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया दिन में होती है और इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइट रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आया समझ में? अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहाँ होता है? दिन में होता है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्रकाशीय अभिक्रिया भी दिन में होती है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट दे करके आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एकदम डीपली नॉलेज होना चाहिए। जो प्रकाश संश्लेषण है वह दिन में होता है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। जो डार्क रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, वह दिन में होता है और उसके लिए लाइट का होना जरूरी है। उसका नाम ही लाइट रिएक्शन यानी लाइट होना चाहिए। डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया भी दिन में होती है, लेकिन इसके लिए लाइट यानी प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में। देखो, सबसे पहले हमें क्या करते हैं? एक प्लांट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, देखो ये प्लांट बन गया, ये इसकी जड़ें हो गई। ठीक है, ये इसके शाखाएं हो गए। ठीक है, और यहां से निकला एक पत्ती। ठीक है, ये निकल गया आपका ये पत्ती। ठीक है, और ये हो गया पत्तियों में मान लो कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या है? ये गोल गोल मैंने जो बनाया है, मान लो ये प्लांट सेल है, पौधों की पत्तियों की कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? मेसोफिल कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं। हमने इन कोशिकाओं को क्या किया? इन कोशिकाओं को हमने जूम किया यानी बड़ा किया। तो हमने पाया कि ये जो प्लांट सेल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह
है। ठीक है, और इसके अंतर्गत तमाम प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे मान लो एक संरचना ए हो गया, एक संरचना मान लो ए हो गया, कुछ भी मान लो, एक संरचना क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और इसी प्लांट सेल के अंतर्गत क्या है, यह है क्लोरोप्लास्ट। ध्यान देना, यह एक पत्ती है, इस पत्ती में एक सेल है, उस सेल का नाम क्या है, मेसोफिल। इस सेल को जब मैंने जूम किया तो पाया कि यह कोशिका जो प्लांट सेल है इस तरह होता है। इस प्लांट सेल में एक नीचे संरचना है जो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जब इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किया गया, जब इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किया गया तो पाया गया कि जो एक क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरी एक संरचना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन से घिरी एक संरचना है। इस बाहरी मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन तथा इस अंदर वाले झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक, जब हमने इस क्लोरोप्लास्ट को जूम किया तो पाया कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से बना है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके अंदर देखा हमने इसके अंदर देखा कि एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, एक मान लो एक लिक्विड भरा हुआ है, जेल लाइक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को इस जेल लाइक एक लिक्विड भरा है। ठीक है, ये क्या भरा है, एक जेल लाइक चिपचिपा क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। और इस जेल लाइक लिक्विड को कहा गया स्ट्रोमा। ठीक, इस जेल लाइक लिक्विड को कहा गया स्ट्रोमा। फिर हमने जब और ध्यान से देखा तो पाया कि इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक ही नहीं रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं। ऐसे देखो डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक, ऐसे देखो डिस्क लाइक इन स्ट्रक्चर को कहा गया थाइलेक्वाइड्स। थाइलेक्वाइड्स, डिस्क लाइक इन स्ट्रक्चर को कहा गया थाइलेक्वाइड्स। देखो एक डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर को, देखो केवल एक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, थाइलेक्वाइड कहा गया। और इस पूरी संरचना को कहा गया, इस पूरी संरचना को डिस्क लाइक एक के ऊपर एक रखे हुए पूरे डिस्क को कहा गया ग्रैनम। क्या कहा गया, ग्रैनम। ठीक है, क्या कहा गया, ग्रैनम कहा गया। देखो डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर को थाइलेक्वाइड्स कहा गया, आया समझ में। और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के एक के ऊपर एक रखे स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहा गया। अब देख रहे हो जो एक के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, एक कई रखे हुए हैं। एक के ऊपर जो डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चरों का जो क्या है, समूह है, एक कई हुआ है। एक ए है, एक ए है, एक ए है। तो इन सबके समूह को कहा गया, इन सबके समूह को
छोड़ो। अच्छा, इन सब के समूह को क्या कहा गया? इन सब के समूह को कहा गया ग्रैना। क्या कहा गया? ग्रैना। ये ग्रैना है क्या? देखो, देखो जो ग्रैना है, पहले ग्रैना हम देखते हैं। ग्रैनम क्या है? एक के ऊपर एक रखी हुई थाइलेक्वाइड्स हैं। थाइलेक्वाइड्स हैं, ठीक है। ग्रैनम क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी थाइलेक्वाइड्स का एक के ऊपर एक रखे हुए स्ट्रक्चर को, समूह को क्या कहा गया? ग्रैनम कहा गया। अब ग्रैना क्या है? अब ग्रैना क्या है? देखो ग्रैना क्या है, देखो ये पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी ग्रैनम के समूह को ना। ग्रैनम क्या है? द ग्रुप ऑफ ग्रैना। ग्रैनम, द ग्रुप ऑफ ग्रैनम। देखो एक ग्रैनम है, एक ग्रैनम है, एक ग्रैनम है। अब तीनों ग्रैनम को मिला दिया जाए, ग्रैनम के समूह को बना दिया जाए, तो इसको कहा गया ग्रैना, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों ग्रैना आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं, तो इन तीनों ग्रैना को आपस में जोड़ने के लिए, इन तीनों ग्रैना को आपस में जोड़ने के लिए एक संरचना ऐसे बनी हुई है, ठीक है। पाइप जैसी संरचना बनी है, धागे जैसी संरचना बनी है। तो इस धागे जैसी संरचना को, ठीक है, इस धागे जैसी संरचना को क्या कहा गया? इस धागे जैसी संरचना को स्ट्रोमा लैमेला कहा गया। स्ट्रोमा लैमेला कहा गया, ठीक। देखो डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर को थाइलेक्वाइड्स कहा गया, एक के ऊपर एक रखे हुए थाइलेक्वाइड्स को ग्रैनम कहा गया, और ग्रैनम के समूह को ग्रैना कहा गया। और प्रत्येक ग्रैनम को जोड़ने के लिए एक क्या है? एक धागे जैसी संरचना है, उसको कहा क्या गया? स्ट्रोमा लैमेला। अगर हम ये कहें कि अगर ग्रैना किसी आवासीय परिसर के बिल्डिंग है, तो जो स्ट्रोमा लैमेला है, इन आवासीय परिसर के सभी बिल्डिंगों को जोड़ने वाली एक सड़क है। ऐसा समझ में? अगर ये ग्रैना एक आवासीय परिसर की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, तो इन बहुत सारी बिल्डिंगों को जोड़ने के लिए ये स्ट्रोमा लैमेला क्या है? एक सड़क है। आ गया समझ में? इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब जो है प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, ये कहाँ होता है? जो लाइट रिएक्शन है यह इसी थाइलेक्वाइड्स में होता है। थाइलेक्वाइड्स में होता है, या हम ये भी कह सकते हैं थाइलेक्वाइड्स क्या है? इन्हीं थाइलेक्वाइड्स से मिलकर ग्रैना तो बने हैं, ग्रैनम बने हैं। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रैनम में होता है, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रैना में होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाशीय अभिक्रिया है यह इसी थाइलेक्वाइड्स में होता है, ग्रैनम में होता है या ग्रैना में होता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, यह थाइलेक्वाइड्स में ही, ये थाइलेक्वाइड्स ग्रैना या ग्रैनम में ही क्यों होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, ठीक है। क्या होना जरूरी है? क्लोरोफिल का होना क्या है? जरूरी है, जरूरी है। लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। और जो एक क्लोरोफिल है, और जो एक क्लोरोफिल है, एक क्लोरोफिल इसी थाइलेक्वाइड्स के अंदर होता है।
इसी थाइलेक्वाइड्स या ग्रैनम के अंदर होता है, या ग्रैना के अंदर होता है। असल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वह ग्रैनम में ही क्यों होता है, थाइलेक्वाइड्स में ही क्यों होता है, ग्रैना में ही क्यों होता है। देखो थाइलेक्वाइड्स ग्रैनम ग्रैना एक ही चीज है। सबसे छोटे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थाइलेक्वाइड्स, एक के ऊपर एक रखे हुए डिस्क को ग्रैनम, और ग्रैनम के समूह को ग्रैना। तो ये लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड्स ग्रैनम या ग्रैनम में क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि लाइट रिएक्शन होने के लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल, और यह क्लोरोफिल इसी थाइलेक्वाइड्स ग्रैनम और ग्रैना में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है। देखो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की इस प्रकाशीय अभिक्रिया में पानी ही टूटता है। ठीक है, क्या होता है, पानी टूटता है हाइड्रोजन आयन, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ठीक है, देखो इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो H2O है, यानी जो पानी है वह क्या होता है, वह टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ठीक है, क्या होते हैं, टूट जाते हैं। आया समझ में। अब प्रकाश वो क्या कहते हैं, पौधों के क्लोरोप्लास्ट में ही एक एंजाइम पाया जाता है, एक को एंजाइम पाया जाता है, और इस को एंजाइम का नाम है ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक को एंजाइम NADP+ पाया जाता है। NADP+ पाया जाता है। देखो कोएंजाइम क्या होता है, ये कोएंजाइम होता क्या है, कोएंजाइम एंजाइम के हेल्पर होते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की गति को क्या करते हैं, या तो धीमा करते हैं या तो तेज करते हैं। ज्यादातर केसों में क्या करते हैं, तेज करते हैं, यानी एंजाइम उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। आया समझ में। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ये NADP नाम का एंजाइम होता है, यह NADP एंजाइम क्या करता है, यह NADP+ नाम का जो एंजाइम है, यह हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है और बना देता है NADPH। ठीक है, आया समझ में। अब ये NADPH क्या है, एक तरह से कह सकते हो एक गाड़ी है, एक ऐसी गाड़ी जिसने अपने अंदर क्या भर रखा है, हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। अब यही NADPH हाइड्रोजन जो भरे हुए हैं हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, अब यही लेकर कहाँ जाएगा, ये लेकर जाएगा प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में। ठीक है, अब थियरी देख लेते हैं हम लोग। देखो प्रकाशीय अभिक्रिया को हेल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड्स यानी ग्रैनम में भी संपन्न होती है। आया समझ में। यह अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है।
आया समझ में, इसलिए इसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की एक संरचना होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्ली होती है, ठीक, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। मैंने बताया इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल लाइक लिक्विड होता है। इस जेल लाइक लिक्विड को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल बात। उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर, अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर डिस्क नुमा संरचना होती है जिसे थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। आया समझ में, जिसे क्या कहा जाता है, थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। एक के ऊपर एक रखे थाइलेक्वाइड्स के समूह को ग्रैनम कहा जाता है। ग्रैनम के समूह को ग्रैना कहते हैं। आया समझ में, ग्रैनम के समूह को ग्रैना कहते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसी की थियरी है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने समझा दिया है। ठीक है, सभी ग्रैना को जोड़ने वाली एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसे स्ट्रोमा लैमला कहते हैं। आया समझ में, ये रहा आपका थियरी। मैंने जितना पढ़ाया ये उसका थियरी। आगे देखते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया में जो पानी है, जो H2O है, वह हाइड्रोजन आयन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऐसे में क्या होता है, टूट जाता है। और इस टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, जो पानी है, जो वाटर है, हाइड्रोजन आयन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूट रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ H2O कहा जाता है। ऐसे में प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में NADP नाम का एक कोएंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह कोएंजाइम पाया जाता है। यह कोएंजाइम हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, NADPH बनाता है। NADPH बनाता है। है समझ में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, थाइलेक्वाइड्स ग्रैनम में ही होता है। क्योंकि प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। और जो एक क्लोरोफिल है ग्रैनम में ही पाया जाता है। ये सारी बातें हमने समझाते वक्त बता दी थी। ये रहा उन सबका एक थियरी। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन, देखो डार्क रिएक्शन जो होता है, ये जो डार्क रिएक्शन होता है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह कब होता है, यह दिन में होता है। यह दिन में होता है। अच्छा, हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में देखा कि पानी का जो वाटर है वह हाइड्रोजन आयन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूट रहा था। आया समझ में। और उसी क्लोरोप्लास्ट में एक कोएंजाइम पाया जाता है जिसे NADP कहा जाता है। और वह NADP हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर क्या बना लेता है, NADPH। ठीक है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया में पौधों के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया पानी था उसका काम तमाम हो चुका है। अब हम काम तमाम करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे में ध्यान देखिएगा, अब हम काम तमाम करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो, जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको एक प्राणी खोज रहा है। कौन, रूबिस्को एक एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो खोज रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, हमने बताया कि लाइट रिएक्शन में पानी का खेल तमाम हो चुका है। पानी क्या हो चुका है, पानी का फोटोलाइसिस हो चुका है। यानी जो H2O था वह हाइड्रोजन आयन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूट चुका है। और हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लेता है, एक गाड़ी पकड़ लेती है। उस गाड़ी का नाम है NADP। ठीक है,
एक खाली गाड़ी है, एनएडीपी क्या करती है, पकड़ लेती है किसको, ऑक्सीजन को, अरे सॉरी हाइड्रोजन आयन को और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, और पकड़कर क्या बना लेती है मेरे भाई, पकड़कर बना लेती है एनएडीपीएच। यानी एनएडीपीएच एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर भरा हुआ है हाइड्रोजन आयन और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। अब यही उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन आयन भरने वाली जो गाड़ी एनएडीपीएच है, यही एनएडीपीएच अब डार्क रिएक्शन में काम आएगा। अब देखते हैं, अब जो डार्क रिएक्शन है, अभी देखो इसमें काम तमाम करेंगे पहले किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कार्बन डाइऑक्साइड को खोज रहे हैं पंडित जी। उन पंडित जी का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को। इनका काम ही है लोगों को पकड़ के शादी करवाना। रूबिस्को भी क्या है, एक एंजाइम है जो अभिक्रिया की गति को तेज करेगा। तो रूबिस्को खोज रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। आया समझ में। कौन खोज रहा है, इनको खोज रहा है रूबिस्को। ये रूबिस्को क्या है, एक को एंजाइम, एक एंजाइम है। क्या है, यह एक एंजाइम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड खोज रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलता है, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड भैया चलो तुम्हारी हम क्या कराते हैं, तुम्हारी हम शादी कराते हैं। किससे, आरयूबीपी के साथ। आरयूबीपी के साथ। ये आरयूबीपी क्या है, एक 5 कार्बन परमाणु वाला, 5 कार्बन परमाणु वाला एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है, ठीक है। आरयूबीपी क्या है, 5 कार्बन परमाणु वाला कंपाउंड है। ए रूबिस्को इनको कार्बन डाइऑक्साइड को खोजा, और रूबिस्को ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की 5 कार्बन परमाणु वाले एक कंपाउंड आरयूबीपी से इनकी शादी करा दिया। जब इन दोनों की शादी हुई तो बना पीजीए। पीजीए, ये पीजीए क्या है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी यह एक 3 कार्बन परमाणु वाला, 3 कार्बन परमाणु वाला एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड है, फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन परमाणु वाला एक कंपाउंड है। देखो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला पहला प्रोडक्ट क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला पहला प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला यह पहला प्रोडक्ट है। यहां लिखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला पहला प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान बनने वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो उस प्रोडक्ट का नाम है पीजीए यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब एक क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला जो ये पीजीए है यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड है, इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो उसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। इसीलिए इस चक्र को C3 चक्र भी कहा जाता है। C3 चक्र भी कहा
जाता है समझ में। इसीलिए इस चक्र को C3 चक्र भी कहा जाता है। अब देखो हमको प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में हमको क्या मिला था? लाइट रिएक्शन में हमको NADPH मिला था। डार्क रिएक्शन में हमको क्या मिल गया? डार्क रिएक्शन में हमको मिल गया PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब क्या होगा? अब यही NADPH और PGA मिलकर क्या बनाएंगे? PGA मिलकर G3P बनाएंगे। क्या बनाएंगे? G3P। इसको G3P क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है ग्लिसरेल्डिहाइड ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट आया समझ में? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। अब देखो जो ये G3P है, ये जो G3P है, यही G3P टूट जाएगा ग्लूकोज में और किसमें? ग्लूकोज में टूटेगा और ये टूटेगा RUBP में। अब यही क्या है? यही पौधों का भोजन है। आया समझ में? यही ग्लूकोज क्या है? पौधों का भोजन है। अब ये RUBP क्यों बना है? क्योंकि हमने लाइट डार्क रिएक्शन में देखा पिछले स्लाइड पर कि यही RUBP की शादी किससे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन करवा रहा है? रुबिस्को। अब सोचो अगर सोचो यहां पर RUBP फिर से नहीं बनता तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की शादी किससे करवाता? अगर RUBP दोबारा फिर नहीं बनता तो कार्बन डाइऑक्साइड की शादी रुबिस्को किससे करवाता? RUBP तो शहीद हो गया। इसीलिए एक बार RUBP शहीद होगा तो फिर से RUBP बन जाता है, ताकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, वो कंटिन्यू चलता रहे, दूल्हे की कमी न रहे। आज समझ में? RUBP की कमी, जो 5 कार्बन परमाणु वाला एक कंपाउंड RUBP है, इसकी कमी ना रहे। आज समझ में? इसीलिए यहां पर RUBP फिर से बना। यह प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में पुनः भाग लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंटिन्यू करेगा। आया समझ में? अब कुछ थियरी है, देख लेते हैं हम लोग। हम थियरी कुछ अलग से नहीं है, हमने जो पढ़ा है वही है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता, अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए यहां पर अप्रकाशीय होना चाहिए यार। यहां पर होना चाहिए अप्रकाशीय।
ठीक है, अप्रकाशीय। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया थाइलेक्वाइड्स, ग्रैनम या ग्रैना में होती है। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस क्रिया को केल्विन चक्र भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है उसको केल्विन चक्र भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया भी दिन में होता है, लेकिन इसमें प्रकाश अवशोषित नहीं होता है। समझ में? इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, जो डार्क रिएक्शन है, उसको C3 चक्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनने वाला जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA, और PGA में क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु होते हैं। क्योंकि डार्क रिएक्शन में सभी ग्लूकोज नहीं बन जाता, सीधे ग्लूकोज नहीं बन जाता। ग्लूकोज बनने से पहले एक 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। क्योंकि डार्क रिएक्शन में सीधे ग्लूकोज नहीं बन जाता, ग्लूकोज बनने से पहले एक 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA बनता है। इसीलिए डार्क रिएक्शन को C3 चक्र भी कहा जाता है और इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। आया समझ में? आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा जो ऑटोट्रोफिक प्लांट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं हेटेरोट्रोपिक प्लांट यानी परपोषी पौधे। अगर हम परपोषी पौधों की बात करें तो परपोषी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी अन्य पौधों पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मैंने आंशिक क्यों कहा? क्योंकि आंशिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ भोजन तो बना लेते हैं लेकिन बाकी चीजों के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर तो लेते हैं लेकिन मिनरल्स एवं पानी के लिए किसी दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन कुछ मात्रा में बनाते हैं तथा पानी एवं क्या कहते हैं मिनरल्स के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, ऐसे पौधों को हम आंशिक परपोषी पौधे कहा जाता है। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः परपोषी होते हैं। ठीक है, यानी वे पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब हम अगर परपोषी पौधों की बात करें तो परपोषी पौधे 2 प्रकार के होते हैं, पैरासिटिक प्लांट यानी परजीवी पौधे तथा दूसरे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, या कार्निवोरस प्लांट्स। क्या पौधे भी कीट खाते हैं? क्या पौधे भी मांसाहारी होते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, हाँ, होते हैं। देखो, वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। किसी भी इंसान, जानवर या पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, इतना तो हम जानते हैं। और इतना हम ये भी जानते हैं कि प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की सख्त जरूरत होती है। तो ऐसे पौधे जो ऐसी मिट्टी में उगे हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन ही नहीं पाया जाता, जैसे हमारे मेघालय की मिट्टियों में नाइट्रोजन की भारी कमी है। अब ऐसी मिट्टी में जो पौधे उगेंगे उनको तो नाइट्रोजन मिलेगा नहीं। जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो उनका वृद्धि एवं विकास कैसे होगा? तो ऐसे पौधे नाइट्रोजन की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा जाते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे पौधे क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे पिचर प्लांट हुआ, ठीक है, जैसे डायोनिया हुआ, ठीक है, पिचर प्लांट घटपर्णी, में ड्रोसरा हुआ, पिचर प्लांट, ड्रोसरा हुआ, डायोनिया हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट।
पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इनको कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट यानी परजीवी पौधे। जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है? अमरबेल किसी दूसरे पौधों के, ठीक है, पौधे के तनों पर लिपटा रहता है। जिससे आपका रेफ्लेसिया अर्नाल्डी हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो रेफ्लेसिया होता है वो भी क्या है? वो भी पैरासिटिक प्लांट है। ऐसे में चंदन हो गया, चंदन क्या होता है? जो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है, आंशिक रूप से दूसरे पौधों के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। यह चंदन क्या करता है? चंदन का पौधा अपने अगल बगल जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके द्वारा बनाया गया ऊर्जा को भी चोरी कर लेता है। खुद तो ऊर्जा बनाता है, मतलब खुद तो जड़ों के द्वारा, अपनी जड़ों के द्वारा क्या कहते हैं कि पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दूसरे पौधों के जड़ों के द्वारा जो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है उसको भी ये चोरी कर लेता है। यानी पूरी तरीके से नहीं बल्कि आंशिक रूप से दूसरे पौधों के ऊपर भी डिपेंड रहता है। कौन? चंदन। तो ये हो गए पैरासिटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस की मैंने बता ही दिया। ये नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं। कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, वे पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं परपोषी पौधे कहलाते हैं, हेट्रोट्रोपिक प्लांट कहलाते हैं। परपोषी पौधे दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, पैरासिटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस। परजीवी पौधे और कीटभक्षी यानी मांसाहारी पौधे। ऐसे जो परपोषी पौधे हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पैरासिटिक प्लांट परपोषी परजीवी पौधे, और इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी पौधे, ठीक है। अब हम लोग परजीवी पौधे की बात करते हैं। देखो परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इसमें परजीवी पौधे, पैरासिटिक प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। अब आपने देखा होगा कि पैरासिटिक प्लांट में, पैरासिटिक परजीवी पौधों में यानी प्लांट में चूसने के लिए, ठीक है, चूसने के लिए एक विशेष आर्गन होता है, विशेष चूसक अंग लिखो, चूसक अंग होता है जिसे हास्टोरिया कहते हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अमरबेल में हास्टोरिया कहाँ पाया जाता है। ये हास्टोरिया क्या करते हैं? जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उनमें विशेष प्रकार के चूसक अंग होते हैं जिन्हें हास्टोरिया कहते हैं। आया समझ में? इन्हीं हास्टोरिया की मदद से ये पौधे अपने होस्ट प्लांट का मतलब जिसके ऊपर ये जोंक बनकर लिपटे हुए हैं, ठीक है, ये अपने होस्ट प्लांट से पानी एवं मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं यानी अवशोषित करते हैं। आया समझ में? अब देखो ये
परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। परजीवी पौधे होस्ट प्लांट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन पौधों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हास्टोरिया कहते हैं। इसी हास्टोरिया की मदद से पैरासिटिक प्लांट पानी एवं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, चूसते रहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया आपका, रैफ्लेसिया अर्नाल्डी हो गया, विस्कम एल्बम हो गया, ठीक है, विस्कम एल्बम को मिस्टल टो भी कहा जाता है, और सेंट्रलम यानी चंदन हो गया। अब हम बारी बारी से सबको देखते हैं। देखो देखो ये क्या है, ये है देखो अमरबेल, है समझ में, अमरबेल यानी कस्कूटा। देखो ये किसी होस्ट प्लांट के ऊपर क्या हुआ, चढ़ा हुआ है। इसके नीचे देखो हरा हरा एक प्लांट दिख रहा होगा बड़ा सा ना, ये इस प्लांट के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या है, ये अमरबेल चढ़ा हुआ है, यानी ये पूरी तरीके से एक तना परजीवी प्लांट है। पूरी तरीके से पौधों के तना पर क्या हुआ है, लिपटा हुआ है। पूरी तरीके से तना परजीवी प्लांट है, स्टेम पैरासिटिक प्लांट है, कंप्लीटली स्टेम पैरासिटिक प्लांट है ऐसे में। अब देखो ये है आपके अमरबेल का ये, ठीक है। इस अमरबेल में देखो एक क्या है, एक नुकीला है। देखो यहाँ पर देखो एक नुकीला है, यहाँ पर देखो एक नुकीला है, यहाँ पर देखो क्या है, एक नुकीला निकला हुआ है। इसी नुकीली संरचना को हास्टोरिया कहा जाता है ऐसे में। ये क्या है, कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट है, कंप्लीट स्टेम पैरासिटिक प्लांट है, पूर्णतः तना परजीवी है। देखो अमरबेल पूरी तरह से एक तना परजीवी प्लांट है। यह पूरी तरह से अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है। यह अपने जिन चूसक अंगों से भोजन ग्रहण करता है उसे हास्टोरिया कहते हैं ऐसे में। इतनी बात आप लोगों ने अमरबेल के बारे में जान ली, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। अब देखते हैं विस्कम एल्बम मिस्टल टो। देखो ये कोई दूसरा प्लांट है, ये होस्ट प्लांट है, ठीक है। क्या है, ये होस्ट प्लांट है, और इसी होस्ट प्लांट के ऊपर ये राजा जी चिपके हुए हैं, ठीक है, राजा बाबू चिपके हुए हैं। अब देखो इनकी पत्तियों को देखो तो इनकी पत्तियां हरी हैं। अब विस्कम जो मिस्टल टो है यह पूरी तरीके से पैरासिटिक प्लांट नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां हरी हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन पानी के लिए और मिनरल्स के लिए, देखो इसकी जो प्लांट है कहाँ उगा है, ये किसी एक प्लांट के तना में उगा हुआ, टहनी में उगा है। अब जमीन में तो उगा नहीं है, क्योंकि जमीन में ये उगे नहीं है महाराज, ये राजा बाबू, कि इनको क्या मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा पानी और मिनरल्स। ये तो उगे हैं किसी प्लांट के टहनी से। तो ये प्लांट की टहनी से ही यानी होस्ट प्लांट से ही ये पानी और मिनरल्स क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इनकी पत्तियां हरी हैं, अतः ये अपना भोजन खुद बना लेंगे असल में। ये देखो ये क्या है, विस्कम एल्बम यानी मिस्टल टो है। आगे देखो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विस्कम एल्बम प्लांट दूसरे पौधों में अपने जड़ें डाल देता है, भोजन प्राप्त करता है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं, इसलिए यह खुद भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। देखो जो पौधे के अंदर अपनी जड़ें डाला है वहां से भी भोजन उठाता है, वहां से मिनरल्स भी उठाता है, और वहां से पानी भी उठाता है। चूंकि इसकी पत्तियां हरी हैं इसलिए प्रकाश संश्लेषण करके कुछ भोजन खुद भी बना लेता है। ये राजा बाबू है, लेकिन अमरबेल की तरह नहीं, ठीक है। लेकिन पानी और मिनरल्स के लिए ये होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है। कौन, विस्कम एल्बम या मिस्टल टो। विस्कम एल्बम यानी मिस्टल टो, ये मिस्टल है, मिस्टर हैं। आगे देखो रैफ्लेसिया अर्नाल्डी। देखो ये है रैफ्लेसिया अर्नाल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। ये है रैफ्लेसिया अर्नाल्डी यानी दुनिया का सबसे बड़ा फूल ऐसे में। रैफ्लेसिया अर्नाल्डी क्या है, यह एक पूर्णतः परजीवी पौधा है पूरी तरीके से। देखो एक कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या है, इसने अपनी जड़ें डाल रखी हैं। देखो हर प्लांट के दो भाग होते हैं, एक वेजिटेटिव प्लांट होता है यानी कायिक भाग, एक होता है फ्लावर वाला पार्ट, फूल वाला भाग, ठीक है। तो इस महाशय का, इस रैफ्लेसिया का जितना वेजिटेटिव पार्ट होता है यानी जड़, तना, जड़ और सब, ये कहाँ रहता है, ये दूसरे प्लांट के अंदर घुसेरे रहते हैं। और ये निकलते क्या है, इनका निकलता केवल फूल वाला हिस्सा है। जैसे ही फूल खिलता है इस पौधे के अंदर से निकल के बाहर निकल जाते हैं। ये रैफ्लेसिया अर्नाल्डी। देखो यह एक पूर्ण परजीवी पौधा है। इसका पूरा वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग, फूल को छोड़कर पौधे का जो भाग होता है उसको कायिक भाग कहते हैं, होस्ट प्लांट के अंदर रहता है। यह होस्ट प्लांट से पानी और पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। फूल आने पर यह होस्ट प्लांट के बेल या जिस तने से के अंदर है उस तने से बाहर निकलता है। यह पौधा पानी और मिनरल्स के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधों की जड़ों पर निर्भर करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा फूल है।
यह फूल इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो रैफ्लेसिया अर्नाल्डी है यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में, वर्षा वनों में। यह पूरी तरीके से जड़ परजीवी पौधा है, रूट परजीवी पौधा है। यह दूसरे पौधों की जड़ों पर निर्भर रहता है। ऐसे में अब वो चंदन देखते हैं। चंदन देखो पार्शियल रूट पैरासाइट, मैंने बताया चंदन के बारे में। यह खुद की जड़ों से पानी व मिनरल्स अवशोषित करता है, साथ ही साथ में अगल बगल के जो पौधे हैं उनके जड़ों से भी पानी व मिनरल्स चुरा लेता है। मैंने बताया कि यह क्या करता है, खुद भी अपनी जड़ों के द्वारा मिनरल्स एवं पानी ऑब्जर्व करता है और अगल बगल के जो पौधों के द्वारा पानी व मिनरल्स ऑब्जर्व किया गया उनकी जड़ों से भी क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो यह क्या है, यह पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। अब देखते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये जो कीटभक्षी पौधे हैं इनके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि टाइम वीडियो लगभग में 1 घंटे की होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।